आप सबका स्वागत है एक बार फिर। और हमारे साथ हैं वो शख्सियत, वो व्यक्तित्व जिसको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, मिस मधु सिंघन। अ, इनका परिचय देना मेरे लिए इसलिए भी संभव नहीं है कि अ, इनको इतने पहले से जानता हूँ। जब मैं शायद ज़िंदगी में किसी को नहीं जानता था बाहर, तब से इनको जानता हूँ मैं। हम दोनों ने ब्रेल एक साथ सीखी थी बचपन में, और तब से आज तक जो साथ रहा है, उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अ, मित्र ज्योति की मैनेजिंग ट्रस्टी है मधु जी, एंड देश विदेश में इनका नाम है। वर्ल्ड ब्रांड यूनियन में रही हैं, एबीयू वुमेन्स कमेटी की चेयर रही हैं। बेस्ट इंडिविजुअल का अवार्ड इनको मिल चुका है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। संस्थाओं के विकास में इन्होंने अपनी खुद की संस्था बहुत विदाउट एनी रिसोर्सेज, विदाउट एनी सपोर्ट, और ऐसी जगह पे जाके शुरू की जहां इनका कोई आधार नहीं था। मधु जी नॉर्थ इंडिया से हैं, और नॉर्थ इंडिया से जाके साउथ इंडिया में अपना काम शुरू किया। ना भाषा का प्रश्न था, वहाँ कई और भी प्रश्न थे, कई और भी चुनौतियां थी। और इतनी बड़ी संस्था अगर आप जाएंगे मित्र ज्योति, तो मैं क्योंकि कहने में कोई संशय नहीं है कि मित्र ज्योति जैसी एक्सेसिबल ऑर्गेनाइजेशन मिलना शायद इस देश में मुश्किल होगा। जितनी एक्सेसिबल मित्र ज्योति की बिल्डिंग है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, उतनी मैंने कहीं नहीं देखी है। तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया, और फिर भी जो विनम्रता मधु जी में है वो भी शायद बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। इतना महान व्यक्तित्व, इतना विनम्र व्यक्तित्व, और जिनका अपना जीवन विकास का, संस्थाओं के विकास का एक उदाहरण है, हमारे बीच में है। और हमें बताएंगी नेतृत्व कौशल और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, संस्थाएं कैसे विकास के और लीडरशिप कैसे डेवलप की जाती है, संस्थाएं कैसे चलाई जाती हैं। जिसका अपना इतना लंबा अनुभव रहा हो, उससे बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता है इस विषय पर बोलने के लिए। थैंक यू मधु, फ्लोर इज योर्स। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है आप सभी के बीच आने में। और अभी डॉक्टर अनेजा जी ने जो मेरा परिचय दिया है, ऐसा मधु, मेरे को क्यों कम करती हो? वो जरा फॉर्मली देखो, या तो अनिल बोलो पुरानी वाली, या फिर फॉर्मली बोलना तो ठीक से बोलो, फिर बीच की बात नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है। अनिल ने जो मेरा परिचय दिया है उसको सुन के बड़ी खुशी होती है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम लोग, मतलब ये हमेशा कहते हैं कि हम लोग बचपन से फ्रेंड है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मेरे पहले मित्र थे। जब मैं घर से बाहर निकलकर किसी संस्था में जाकर ब्रेल सीखना शुरू की, तो यही एक ऐसे व्यक्ति थे जो मुझे पहली बार अपनी फैमिली से छोड़कर कोई पर्सन मुझे मिले थे। तो ये मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आप जो जो कहते हैं ना, उसमें ये भी ऐड कर लीजिए। उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ, हमारे पूजनीय आदरणीय श्री JL कौल जी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज भी सीखती आ रही हूँ। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि शायद हम लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन उनसे सीखने को मिलती हैं। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि आज आप जिस जगह पर बैठे हैं एक पार्टिसिपेंट के रूप में, ये 25 साल पहले मैं भी एक पार्टिसिपेंट के रूप में इस तरह की वर्कशॉप में आई थी, विमेन्स लीडरशिप वर्कशॉप में, समटाइम्स इन 1995 में। और उस समय मैंने ये चीजें सीखनी शुरू की थी। तो मैं ये कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं कोई महान व्यक्तित्व नहीं हूँ। हम सभी लोग एक दूसरे से ही सीख पाते हैं। और मुझे खुशी है, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एक ऐसी संस्था है जो पिछले आई थिंक सो 40 सालों से इस तरह की नेतृत्व, इस तरह की वर्कशॉप्स का आयोजन करती आ रही है। और बहुत सारे मैं कहूंगी हमारे दृष्टिहीन भाई बहनों को उन्होंने इस नेतृत्व और फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। और वो आगे बढ़कर जगह जगह पर अपना कार्य क्षेत्र में
बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। आज इस वर्कशॉप में जो मेरा पहला सब्जेक्ट है कि नेतृत्व एवं फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, मुझे हिंदी में एक्चुअली भाषण देने का अवसर बहुत कम मिलता है, क्योंकि साउथ इंडिया में रहने के कारण हमेशा इंग्लिश में या फिर उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करने का मौका मिलता है। तो मैं कुछ शब्द अगर इंग्लिश के यूज करती हूँ तो मुझे माफ कर देना, ऐसा नहीं है मुझे हिंदी नहीं आती है, लेकिन यूज करते करते हम डेली की भाषा में बहुत सारे इंग्लिश के शब्द यूज करते हैं, तो शायद मैं उन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर करूंगी। सबसे पहले जब हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप मैं तो ये कहूंगी कि हम लोग अपने जीवन में दो तरह के लीडर को देखते हैं। कुछ लोग तो जन्मजात एक लीडर होते हैं, कुछ लोग जो हम लोग सीख के कुछ अपने किसी चीज का नेतृत्व कर पाते हैं, और ये टाइम टू टाइम हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की छवि अपने जीवन में बनाते हैं। हम बहुत सारे लीडर्स को देखते हैं और टाइम टू टाइम ये चेंज होती जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ, कोई मुझसे पूछता है कि आपने ये ऑर्गेनाइजेशन चलाने और ये लीडरशिप कहाँ से सीखी? मैं ये कहती हूँ मैंने अपने पिताजी से सीखी। वो भी एक फैमिली के हेड थे और वो किस तरह से फैमिली चलाते थे, किस प्रकार से वो सभी जो फैमिली में फंक्शंस होते हैं उनका आयोजन करते थे, उनको देखकर ही मैं लीडरशिप की तरफ बढ़ी हूँ और काफी कुछ सीखा है। बाद में आके हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने का चांस मिलता है जो कि एक संस्था चलाते हैं, जो कि देश चलाते हैं, जो कि विश्व के में नेतृत्व करते हैं। तो इनको देखते देखते बहुत सारी दूसरी जो क्वालिटीज हैं उनके बारे में हम लोगों को पता चलता है। मैं जो पिछले 30-32 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ मित्र ज्योति के नाम से इधर बेंगलोर में, उसमें जो मेरा अनुभव रहा है, कुछ क्वालिटीज, कुछ हमारी अपने आप में ऐसे हमको डेवलप करनी चाहिए जो जिसकी जरूरत हम सबको बहुत पड़ती है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी द पोलाइटनेस। हमें अपनी भाषा में एक पोलाइटनेस लानी चाहिए, बिकॉज हमें अगर हम एक संस्था चलाते हैं तो हमें सभी तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। मे बी हमारे मित्र गण होंगे, मे बी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं लोग वो होंगे, विश्व से संबंधित कुछ होंगे, नेशनल लेवल पे होंगे, स्टेट लेवल पे होंगे, हम लोग किसी पॉलिटिशियन से भी मिलते हैं। और दूसरी तरफ हम लोगों का जो मेन काम है कि हम लोगों को ग्रास रूट लेवल पे काम करना होता है, और हम उन लोगों से मिलते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत क्षीण होते हैं, बहुत मोनोटोनस वे में वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमें अपनी भाषा में एक पोलाइटनेस, एक नम्रता लाके अगर हम लोग बात करें सभी से उनके हिसाब से, तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी एक लीडर में होती है। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए डेफिनेटली द लॉयल्टी इज वन थिंग। सेकेंडली आई विल से द पंक्चुअलिटी को मैं बहुत महत्व देती हूँ। अभी जैसे अनिल जी जब बात कर रहे थे, मैंने पहले थोड़ा ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे इच्छा थी कौल साहब के कुछ शब्दों को सुनूं, अनिल के शब्दों को सुनूं। तो मैंने सुना कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो कौल साहब का कमिटमेंट है, ना कि ही हैज लॉट ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली है, सब है, बट उसके साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन पे जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको कैसे दिखाते हैं उसके बारे में वो व्यक्त कर रहे थे। तो ये सही बात है कि हमें एक लॉयल्टी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पंक्चुअलिटी, कि हमें कहीं पे पहुंचना है तो हमें ये देखना चाहिए, ये नहीं सोच के कि चलो मैं तो एक संस्था का जनरल सेक्रेटरी हूँ या क्या हूँ तो आराम से 10 मिनट लेट भी पहुंच सकता हूँ। तो ये बहुत ऐसी बातें होती हैं
कि हम अगर इनको फॉलो करें तो सच में हम लोग अपने आप से ही नहीं, हम दूसरों को भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ सिखा सकते हैं। तो और इन सब चीजों से एक संस्था को चलाने में बहुत अलग अलग तरह की हमें चीजें नजर आती हैं, और बहुत आराम से और बड़ी अच्छी तरीके से हम उस संस्था को चला पाते हैं और दूसरों को भी बहुत कुछ सिखा पाते हैं। जब हम फंक्शनिंग की बात करें किसी संस्था की, तो ये भी एक बहुत बड़ी कला है, मैं कहूंगी। जब मैंने एक ये संस्था शुरू की थी मित्र ज्योति, मुझे संस्था के बारे में आप कहें तो कुछ भी मालूम नहीं था कि एक संस्था कैसे चलाई जाती है, खाली और स्पेशली जो उसका फाइनेंस है, फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है। जैसे कौल साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि हमारी बैलेंस शीट 3500 रुपए की थी और आज करोड़ों में है। तो लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है, उसको देख के उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आज मतलब वो सुन के ये नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जैसे कि एक रिफ्रेश बटन की बात हो रही थी कि रिफ्रेश बटन हम लोगों को हमेशा करना पड़ता है, तो उसके लिए ये अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए इन सब बातों को बार बार सुनना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी संस्था को चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो मेरे विचार में ये बहुत अच्छी चीजें हैं कि हम लोग बार बार इन चीजों को सुने और उनको अपनी लाइफ में लेकर आए, उनको अपनाएं इन चीजों को। तो एक संस्था को चलाना, उसके बाद उसके फाइनेंस को संभालना, ये एक बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले तो आप लोग मेरे ख्याल से किसी ना किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, वो संस्था शुरू कर दी गई है, तो आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा कि एक संस्था को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन या ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन। और उस सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि अपने मन में सेम तरह के विचार रखते होंगे, सेम तरह की उनकी एक पॉलिसी होगी। संस्था तभी चलाई जा सकती है जब हम एक पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, हमारा कोई उद्देश्य हो कि यह संस्था किस उद्देश्य को लेकर चलाई जाती है। वेदर हम लोग दृष्टिहीन लोगों के लिए काम करेंगे, दृष्टिहीन लोगों के लिए काम करेंगे तो किस तरह का काम करेंगे? हम बच्चों के लिए काम करेंगे, हम युवाओं के लिए काम करेंगे, हम व्यसकों के लिए काम करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? तो ये सब चीजें हमें एक बायलॉज बनाने पड़ते हैं कि किस प्रकार से हम लोग क्या क्या काम, हमारी कार्य क्षमता क्या क्या होगी, ये सब चीजों की हमें पूरी एक रूपरेखा बनानी होती है और उसी रूपरेखा के अनुसार हम लोग काम करते हैं। जैसे स्ट्रेटेजी, आजकल एक शब्द यूज होता है स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी का मतलब यही है कि एक संस्था को बनाने के लिए हमको एक रूपरेखा को लेकर चलना पड़ेगा और उस रूपरेखा के अनुसार हमें काम करने पड़ेंगे। और उस रूपरेखा से अगर हम लोग अलग जाते हैं तो संस्था में एक बायलॉज होते हैं, हमारे नियम कानून होते हैं। उन नियम कानून से अगर हम लोग अलग हटके चले गए तो फिर हमें उसमें एक इज्जत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं तो ये मानती हूँ। तो हमें एक संस्था को चलाने के लिए हमारी क्वालिटीज को आगे रखें। उसके हो सकता है कि हमें अपने निजी जीवन में बहुत सारी चीजें हमें छोड़नी पड़े इसके लिए, लेकिन अगर हम संस्था से जुड़े हुए हैं, संस्था के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उस संस्था के बारे में ही उस समय सोचना पड़ेगा, ना कि अपने निजी स्वार्थ के बारे में। हमें उस संस्था के बारे में ही सोचना पड़ेगा। मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ कि एक संस्था ऐसे ही बड़ी नहीं बनती है। हमें धीरे धीरे लोगों से जुड़कर किस प्रकार से एक संस्था को हम आगे बढ़ा सकते हैं, मैं कुछ अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। अगर आप सुनने में इच्छुक हैं तो मैं यही बताऊंगी कि किस प्रकार से ये मित्र ज्योति संस्था बनी थी
मैं कुछ 2-4 शब्द अपने बारे में भी कहना चाहूंगी, तो आपको मेरे विषय में भी कुछ पता चल सके। शायद साउथ इंडिया में तो मुझे काफी लोग पहचानते हैं, बट आप लोग मुझे जानते हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं है, बिकॉज जरूरी नहीं है। तो थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूंगी। मैं जन्म से ही दृष्टिहीन हूँ। मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। शुरू में मैं किसी स्कूल जो दृष्टिहीनों के लिए कार्यरत है उनमें कभी नहीं गई। एक छोटी सी संस्था में एक दृष्टिहीन व्यक्ति से ब्रेल सीखी। उसके बाद घर में ही अपने भाई बहनों की मदद से मैं थोड़ा बहुत घर में ही पढ़ती रही। मेरी माताजी मुझे स्कूल में नहीं छोड़ पाई कुछ कारणों से। वहाँ का जो वातावरण, वहाँ के जो नियम कानून और वहाँ का जो रख रखाव, शायद वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई और मुझे स्कूल किसी ब्लाइंड स्कूल में नहीं छोड़ पाई। और मेरे सिटी में तो शायद कोई ब्लाइंड स्कूल उस समय कोई था भी नहीं, तो मैं नहीं जा पाई। लेकिन घर में उन्होंने सभी साधन मेरे लिए उपलब्ध कराए पढ़ने के। और मैं एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो कि एक ज्वाइंट फैमिली थी जिसमें मेरे बहुत सारे कजन्स, बहुत सारे भाई बहन, हम लोग साथ में रहा करते थे। उन लोगों की मदद से मैं उनको कहती थी कि मेरे को किताबों से पढ़ के सुना दो तो मैं याद कर लूंगी, और मैं तुरंत याद कर लिया करती थी। तो ऐसा करते करते मैं एक एक करके फर्स्ट से लेकर 6th 7th स्टैंडर्ड तक किताबें खरीदती थी और सबसे सुनती थी, और थोड़ा थोड़ा उनसे सीखती भी थी। क्योंकि वो लोग स्कूल जाते थे, मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था, लेकिन मैं जा नहीं पाई। लेकिन उनसे मैं पूछती रहती थी कि किस स्कूल में क्या क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से तुम लोग पढ़ते हो। ये सब सीख सीख के मैंने 6th 7th स्टैंडर्ड तक की किताबें पढ़ ली। लेकिन उसके बाद मेरी माता जी को ऐसा फील हुआ कि मुझे स्कूल में जाना चाहिए, और उन्होंने एक स्कूल में जिसमें मेरी बहन पढ़ा करती थी, उनसे बात कर कर कहा कि आप इसको क्लास में बिठा लीजिए, बाकी काम मैं कर दूंगी, बाकी मैं इसको पढ़ा दूंगी अगर आप लोग नहीं पढ़ा पाए। क्योंकि उस समय किसी को जानकारी थी नहीं कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति भी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन हुई कि जो स्कूल की प्राध्यापिका थी वो मना नहीं कर पाई, और उन्होंने मुझे चांस दिया और अपने स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में मुझे अपने स्कूल में बिठा लिया। शुरू में बहुत परेशानी भी हुई। लोगों को पता नहीं कि एक दृष्टिहीन महिला लड़की आ गई है, उसके साथ कैसे बिहेव करना है। लोग दूर दूर भागते थे। लोगों को बड़े बड़े झुंड बना के जाते थे, और मैं डर जाती थी उन लोगों की भीड़ देखकर कि मैं इन लोगों के साथ कैसे कोप अप करूं। तो मैं शुरू शुरू में बहुत बुरा लगता था। मैं रोती भी रहती थी कि मुझे नहीं जाना स्कूल, लेकिन समहाउ मैं स्कूल जाती रही। वहां पे जो अध्यापक वर्ग था वो थोड़ा सा कोऑपरेटिव था, और वो मुझे कोऑपरेट करते थे। जो वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे वो हमेशा मुझे बताते रहते थे कि हमने इस तरह से लिखा है। और एक बात और थी कि मैथ्स में मैं अच्छी थी, तो जो वो सवाल करवाते थे तो मैं औरों से भी जल्दी उसका आंसर निकाल के देती थी, और उनको उसकी प्रक्रिया भी समझा देती थी कि कैसे मैंने सवाल किया। क्योंकि उनको लगता था कि मैं कैसे बता देती हूँ, ऐसे ही कोई एक्स्ट्रा शक्ति होगी, ये तो ब्लाइंड है। वो हमेशा लोग सोचते हैं कि एक्स्ट्रा शक्ति रहती है इन लोगों में, इस कारण से बताते हैं। लेकिन मैं उनको जब पूरी प्रक्रिया बताती थी तो वो लोग समझ जाते थे कि ये औरों की तरह ही ये सवाल कर रही है। एक और चीज यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी। शुरू से ही मेरे घर पे ना मुझे एक टीचर म्यूजिक सिखाने भी आया करते थे। यूजुअली लोगों में ये धारणा है कि अगर कोई दृष्टिहीन है तो उसको संगीत सीख लेना चाहिए, संगीत में ही वो बहुत कुछ कर सकता है। तो इस प्रकार से मेरा भी संगीत शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि मुझे संगीत में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन शायद मैं संगीत में जो कि मैं सोचती थी कि भीमसेन जोशी बन जाऊं कि किशोर अमोनकर बन जाऊं, वो सब मैं नहीं बन पाई, लेकिन संगीत में मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो दैट इज आल्सो वन थिंग कि मैंने शुरू से
म्यूजिक भी सीखा। ऐसा करते करते मैंने 10वीं का एग्जाम दिया, देन ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आती गई। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद एक नया मोड़ आया कि अब आगे क्या करना है मुझे। मेरे जान पहचान बहुत सारे दृष्टिहीनों से नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि दृष्टिहीनों को किस प्रकार से नौकरियां मिलती हैं या क्या होता है, और घर वालों ने भी कभी इसके बारे में ध्यान नहीं दिया कि किस प्रकार से ये नौकरी करेगी। मतलब वो लोग सोच ही नहीं पाते थे कि इसको जरूरत क्या है किसी नौकरी में जाने की या बाहर जाने की। बहुत पढ़ लिया, अब बहुत हो गया और इट इज एनफ काइंड ऑफ थिंग्स। तो लेकिन उसी समय पे मेरा परिवर्तन हुआ कि मुझे रोहतक से कानपुर आना पड़ा क्योंकि मेरे ब्रदर वहां पे शिफ्ट हो गए थे। तो ये मेरे लिए एक बड़ा मोड़ था क्योंकि रोहतक में मैं फ्री थी, अपने स्कूल कॉलेज वगैरह में मैं काफी अच्छे से आती जाती थी अकेले और काम अपना खुद कर लेती थी। बट एक नए शहर में जाकर एक नए वातावरण में सेटल होना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा और मुझे नहीं समझ में आया। उस समय मुझे लगा कि मैं कुछ अलग हूँ। उस समय मैं चाहती थी कि मैं कुछ दृष्टिहीनों से किस प्रकार से मतलब जुड़ूं और उन लोगों से कुछ परिचय कर पाऊं। तो उस संबंध में उस समय बहुत सारी ब्रेल मैगजीन थी, मैंने अपना नाम पेन फ्रेंड लिस्ट में दिया। उससे मेरी मुलाकात कुछ दृष्टिहीन भाई बहनों से हुई, लेकिन घर के ऐसे माहौल था, मेरा भाई बहन नहीं चाहते थे कि मैं घर से बाहर निकलूं और कुछ कर पाऊं। मतलब वो लोग किसी गलत वे में नहीं कहूंगी, लेकिन उन लोगों को आइडिया नहीं था। तो ऐसा करके 3-4 साल बीत गए। मैं घर बैठकर ही बहुत ब्रेल मैगजीन पढ़ती थी। जब मैं ये सुनती थी कि इस व्यक्ति ने ये कार्य किया है, तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर पाऊंगी। तो ये मेरे दिमाग में ऐसे आने लगा। उसी समय ऐसा कुछ हुआ कि मैं नॉर्थ से साउथ आ गई। मेरी सिस्टर यहाँ रहती थी बेंगलोर में। मैं जस्ट हॉलीडेज के लिए बेंगलोर आई थी थोड़े दिन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि मैं बेंगलोर में ही सेटल हो गई। यहीं पे आके मैंने सोचा कि कुछ काम यही शुरू किया जाए। मेरे इसमें मेनली जो सहयोग रहा, मेरी बहन और बहनोई का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो यहाँ भी रहकर कुछ अपने दृष्टिहीन भाई बहनों के लिए काम करना चाहते हो या कोई नौकरी ढूंढना चाहते हो तो तुम इसके बारे में सोच सकते हो। बट उस समय पे ये था, नौकरी मिलना इतना इजी भी नहीं था और नॉर्थ से साउथ में जाके एक गवर्नमेंट नौकरी के बारे में पूछे तो थोड़ा सा मुश्किल था और इतना आइडिया भी नहीं था हम लोगों को। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ट्रस्ट रजिस्टर करते हैं और उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से जो मुश्किलों से मैं गुजरी हूँ, कम से कम मेरे दूसरे भाई बहन इन मुश्किलों से नहीं गुजरे। तो मित्र ज्योति के नाम से 1990 में हमने ये ट्रस्ट शुरू किया, कुछ लाइक माइंडेड लोगों को लेके जिनका एक जैसा विचार थे कि हम लोग दृष्टिहीनों के लिए और दूसरे विकलांगों के लिए भी कुछ राह इजी करेंगे। मतलब कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, लेकिन उनकी शिक्षण प्रशिक्षण रोजगार के बारे में हम लोग इजी बनाएंगे, ये सोचकर ये ट्रस्ट शुरू किया गया 1990 में। शुरू तो हो गया, उसके बाद इस ट्रस्ट को किस प्रकार से चलाया जाए। खाली कोई भी संस्था एक सिंगल पर्सन तो कभी नहीं चला सकता। इसके लिए आपको लोगों का सहयोग चाहिए, इसके लिए पूरी टीम चाहिए। एक सोसाइटी बनानी पड़ेगी जिसमें कुछ 7 सदस्य हों और उसके बाद फिर उसके अलग अलग विंग हों। उसके अलावा किस प्रकार से आप दृष्टिहीन या विकलांग जो भी आपका उद्देश्य है उन लोगों तक कैसे पहुंच सकते हो। तो इसमें काफी मीन्स कार्य करना पड़ा। मैंने गांव-गांव जाकर अपनी दृष्टिहीन बहनों से मुलाकात की, गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत की। बहुत सारे इसमें चैलेंजेस भी थे क्योंकि मैं साउथ में भाषा नहीं जानती थी, तो सबसे पहला कार्य मैंने भाषा सीखी, वहाँ की कन्नड़ा
जो कि बेंगलोर की लोकल भाषा है, बिकॉज जब तक आपको लोकल भाषा नहीं आया तो आप लोकल लोगों से बातचीत नहीं कर पाओगे। तो कन्नड़ा सीखी। उसके अलावा थोड़ा कल्चर भी नॉर्थ और साउथ का अलग है ही, तो उन सब से अडॉप्ट कर लेना इतना इजी नहीं था। तो इस प्रकार से ये संस्था बहुत छोटे रूप में शुरू हुई। एक मेरी मित्र ने अपने गैराज में कहा कि ओके, तुम लोग आके बैठ सकते हो और कुछ काम करना चाहते हो तो करो। तो हम लोग जाकर उस गैराज में बैठ गए और वहां पर भगवान की कृपा ऐसी हुई कि लोग आने लगे और पूछने लगे कि हमें कोई वॉलंटरी काम बताओ, हम स्वयं सेवक कुछ काम करना चाहते हैं। बहुत सारी महिलाएं आई कि हमारे पास 2 घंटे हैं, 1 घंटे हैं, हम लोग कुछ करना चाहते हैं। तो नॉर्थ में मैंने देखा था कि हमें ब्रेल में और ऑडियो में काफी सामग्री थी जो कि देहरादून और अलग अलग जगहों से आती थी, बट साउथ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। वहां के लोकल भाषा में किताबें ही नहीं थी, ब्रेल में भी नहीं और ऑडियो में भी नहीं। तो वहां के लोगों को पढ़ने की मतलब इच्छा ही नहीं होती थी। अब जब किताबें ही नहीं है तो वो क्या पढ़ेंगे। तो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट यही था कि मैं किस प्रकार से इन लोगों को किताबों तक पहुंचाऊं, बिकॉज बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते थे। वो कहते थे हम भी कॉलेज जाना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ें कैसे, कौन पढ़ के सुनाएगा हमें। वो बेचारे घर घर जाते थे, किसी वॉलेंटियर को कहते कि हमारे लिए ये किताब का ये चैप्टर पढ़ दो, तो वो लोग ऐसे पढ़वा के पढ़ाई कर रहे थे। तो उस संदर्भ में हम लोगों ने एक टॉकिंग बुक लाइब्रेरी शुरू की। उस टॉकिंग बुक लाइब्रेरी में एक किसी से मैंने कहा कि मुझे एक, उस समय टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे और कैसेट्स, तो किसी ने मुझे 100 कैसेट्स और एक टेप रिकॉर्डर दे दिया। और कुछ कैसेट जो मैंने अपने उससे इकट्ठी की थी, कुछ 50-60 कैसेट थी, उसको बना के मैंने उसका नाम दिया टॉकिंग बुक लाइब्रेरी। और उस लाइब्रेरी में मैंने कहा कि आपको कौन सी किताबें चाहिए हमको दीजिए, हम वॉलंटियर्स को देंगे, वो रिकॉर्ड करके हम आपको वो किताबें दे दिया करेंगे। तो उसी समय पे हमने एक डुप्लीकेशन हुआ करता था उसका, कुछ वो क्या कहते थे उसको, डुप्लीकेट कर सकते थे कैसेट टू कैसेट। तो उसमें एक वो खरीदा और उनको डुप्लीकेट करके हम लोग कैसेट्स देने लगे। बहुत सारे लोग जुड़ गए 2-3 साल में, और उन लोगों को फायदा भी हुआ। उन लोगों को एक सोच मिली कि हम लोग भी पढ़ाई कर सकते हैं, मेनली कॉलेज लेवल पे हम लोग भी पढ़ाई कर सकते हैं ये किताबों को सुनते सुनते। आज वो देख के बहुत खुशी होती है कि वो जो लाइब्रेरी थी मेरी, वो अब एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर बन चुका है। उसमें अब ब्रेल प्रेस भी है, कैसेट का युग तो चला गया, अब सीडी में रिकॉर्ड करते थे, अब सीडी भी कोई नहीं लेता। ऑल दिस ऑनलाइन बुक्स हो गई हैं। तो सारी किताबें अब हमारे पास ई टेक्स्ट, ई पब और ब्रेल, किसी भी जो माध्यम है, एक्सेसिबल फॉर्मेट है, किसी भी एक्सेसिबल फॉर्मेट में जो भी पूछता है हम उसको दे देते हैं। आज 30 साल के बाद ये सुन के बड़ी खुशी होती है। और मैं जब उन बच्चों को देखती हूँ जो 1992-3 में मेरे पास आया करते थे, अब वो बैंकों में ऑफिसर्स बन चुके हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, और वो आके कहते हैं कि हम तो मित्र ज्योति की कैसेट पढ़ से सुन सुन के बड़े हो गए। तो बड़ा अच्छा लगता है उनका सुन के कि वो इस तरह के शब्द यूज करते हैं कि हमारे पास तो कोई जरिया ही नहीं था, बट मित्र ज्योति की कैसेट से पढ़ पढ़ के हम लोग ऐसे यहाँ तक पहुंचे हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए एक मन में हमेशा था कि महिलाओं के लिए मुझे कुछ कार्य करने हैं। तो बहुत सारी महिलाएं आया करती थी मेरे पास, वो कहती कि मे बी हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, वो मतलब 5th-7th स्टैंडर्ड पढ़ के छोड़ दिया, घर वाले पढ़ा नहीं पाए उन लोगों को। तो लेकिन हम लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब जब तक, उस समय तो था कि भाई 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए तभी गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच सकते थे, तो वो लोग गवर्नमेंट जॉब का तो नहीं था। बट फिर भी हम लोगों ने कहा कि आप लोगों के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, और बेंगलोर की हम लोगों ने सारी गारमेंट यूनिट्स विजिट की, बहुत सारी विजिट की। उस समय पे मैं ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें एक प्लेसमेंट ऑफिसर का सैलरी दिया था, क्योंकि उस समय पे मैंने एक वर्कशॉप, लाइक लीडरशिप वर्कशॉप फॉर द वीमेन अटेंड की थी 1995 में।
और उसके बाद ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड से भी मुझे जुड़ने का मौका मिला और उन्होंने एक प्लेसमेंट ऑफिसर का सैलरी दिया और वो मित्र ज्योति में बैठकर ही सभी गारमेंट यूनिट विजिट किए और बहुत सारी महिलाओं को गारमेंट्स में स्टोर कीपर और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जॉब मिली उनको एज ए टेलीफोन ऑपरेटर भी। उस समय टेलीफोन ऑपरेटर बहुत होते थे जो कि फ्रंट ऑफिस में बैठ के टेलीफोन अटेंड किया करते थे, तो उन लोगों को काफी जॉब मिली। लेटर ऑन जब ये स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर सब इंडिया में आ गए थे, 2000 की बात है, उस समय पे हम लोगों ने ये कंप्यूटर एजुकेशन शुरू किया दृष्टिहीन लोगों के लिए और कंप्यूटर ने पूरा माहौल ही चेंज कर दिया। फिर तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज आने लगी। उस समय पे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन भी बहुत उसमें चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों को मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में ट्रेनिंग देकर भी काम दिलवाया और काफी अच्छा काम किया है उन लोगों ने अलग अलग कंपनीज में। तो ये होने लगा कि प्लेसमेंट पे काफी काम मित्र ज्योति ने किया। बाद में दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें मदद दी, एक्शन एड, वाधवानी फाउंडेशन और अलग अलग मल्टी ये फंडिंग एजेंसीज ने भी हमको मदद दी ये एम्प्लॉयमेंट शुरू करने के लिए। तो हमने फिर एम्प्लॉयमेंट सभी ऑल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को रजिस्टर करना शुरू किया और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के अवसर ढूंढने शुरू किए। तो ये कार्य भी मित्र ज्योति में होता गया। महिलाओं के लिए हम लोगों ने इंडिपेंडेंट मधु, if you could wind up in 3-4 minutes ताकि क्वेश्चन के तो समय रहे फिर। हाँ, ओके, 3-4 सॉरी। हाँ, तो लाइक दिस ये मुहिम चलती गई और इस बीच हम लोगों ने एक बिल्डिंग का भी निर्माण किया, क्योंकि हम लोग छोटे छोटी जगहों पर ये कार्य किया करते थे। लेकिन जब ये लगा कि हमें एक बिल्डिंग की जरूरत है, तो बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी से लैंड लेके बहुत सारे अलग अलग जगह से डोनेशन कलेक्ट करके एक बिल्डिंग का निर्माण किया। अभी मित्र ज्योति की 2 बिल्डिंगें हैं और ये कार्य आगे बढ़ता चला गया। बट मैं फिर कहूंगी कि ये एक सिंगल पर्सन ऐसा काम नहीं कर सकता है, इसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। उन लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, उन लोगों की मदद लेनी पड़ती है, तभी हम इस तरह के बड़े बड़े कार्य कर पाते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को इस स्टोरी से काफी कुछ समझने का मौका मिला होगा। आप मित्र ज्योति से जुड़ सकते हैं, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी बेंगलोर आए तो विजिट भी कर सकते हैं। हमारा आईडी है मित्र ज्योति, हमारी वेबसाइट है mitraJyoti.org, mitrajyothi.org। आप हमें मेल भी भेज सकते हैं admin.office@mitrajyoti.org। आपको अनिल और दूसरे AICB के सदस्य भी इसके बारे में मदद कर सकते हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज चलते हैं और महिलाओं के लिए भी अलग अलग ट्रेनिंग है। उसके अलावा बहुत सारी लड़कियां जो कॉलेज गोइंग हैं वो हमारे यहाँ रहती हैं और नियर बाय कॉलेजेस में जाकर पढ़ाई करती हैं और हम लोग उनको मदद करते हैं उनकी दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो यही सब मित्र ज्योति की हिस्ट्री है। बहुत सारी रिकॉग्निशन भी मिले नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पर। तो यही है, यही मित्र ज्योति की स्टोरी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मित्र, जब तक हम लोग एक संस्था में लीडरशिप, क्वालिटी और फंक्शनल एक्टिविटी को नहीं ठीक से रखेंगे, तभी एक संस्था का आगे बढ़ने के लिए इन चीजों की बहुत जरूरत है। मुझे आशा है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप आगे बढ़ते ही जाएंगे, आगे कुछ ना कुछ करते ही जाएंगे। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, और जब भी मौका मिलेगा तो हम अवश्य मिलेंगे आपसे। आप जो भी प्रश्न करना चाहें तो आप वेलकम हैं, आप बोल सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मधु, थैंक यू वेरी मच। आपने देखा कि कितना लंबा सफर रहा जीवन का। रोहतक उत्तर भारत का एक शहर, बेंगलोर दक्षिण भारत का एक शहर, कितना दूर,
और जीवन का कितना सफर रहा। एक ऐसी लड़की जो बहुत ही अलग तरह के वातावरण में, बहुत अच्छे परिवार में, उनके परिवार को अच्छी तरह जानता हूँ, बचपन से बड़ों के बर्थडे पे हम जाया करते थे। तो उस जमाने में पर वही है, हम दोनों के परिवार भी एक समान ही थे, सेम एटीट्यूड, सेम उनका दृष्टिकोण सेम था, पॉजिटिव थे, पर अज्ञानता थी, कुछ जानकारी नहीं थी कि दृष्टिबाधित लोग कैसे काम कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। तो कई मानों में हम दोनों की कहानी सिमिलर है। मैं बेंगलोर तो नहीं गया था, दिल्ली तक पहुंचा, बट ये आगे चली गई, बेंगलोर चली गई यहाँ से। और पर ये बहुत सहजता से मधु ने बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें की, कैसे एक लीडर को, नेतृत्व व्यक्तित्व को कैसे बहुत विनम्रता रखनी चाहिए, जो आपकी स्थानीय परिस्थितियां हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, स्थानीय भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, लोगों से कनेक्ट होना चाहिए, स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान होना चाहिए। इससे धीरे धीरे आप सोचे कि एक ही दिन में आप इंटरनेशनल बन जाएंगे, तो वो होने का नहीं है, और वो उल्टा ही पड़ेगा। मेरे को किसी ने कहा था आज से करीब 23-24 साल पहले, और वो भी काफी उस जमाने में नॉन पर्सन थी, व्यक्तित्व थी, दृष्टिबाधित फील्ड में, कि अगर आप ये सोचेंगे कि आपको दूसरा ये कर रहा है, वो कर रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, उसको ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, यही सोचते तो आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने काम पे ध्यान देंगे, ये सब नहीं देंगे, तो कभी ना कभी कोई ना कोई आपको रिकग्नाइज करेगा। तो उन सब चीजों के पीछे नहीं जाना चाहिए, काम पे ध्यान दीजिए, छोटा हो बड़ा हो, काम छोटा बड़ा कभी नहीं होता, काम काम होता है, और छोटे से ही बड़ा बनता है। आज तक कभी नहीं सुना तो कोई आदमी 25 साल की उम्र में सीधा पैदा हो गया, हमेशा आदमी बच्चा होता है तभी बड़ा होता है। कभी नहीं सुना कि आदमी अडल्ट पैदा हुआ है। और इस तरह से कोई भी सीधा बर्डन नहीं बनता है, बड़ी मेहनत चाहती है, और बहुत समस्याएं भी आती हैं, लोगों की आवश्यकता पड़ती है। समस्याओं को समझ के धीरे धीरे उनका निदान कीजिए, सभी समस्याओं का निदान हो भी नहीं सकता। तो समय कम है, अगर आपके कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कीजिए। हमने कोऑर्डिनेटर को सिखाया था कि हैंड रेज कैसे करते हैं, और हमने कहा था कि आप सबको सिखाएं। हैंड रेज ऑप्शन है, आपके मोड में जाके हैंड रेज ऑप्शन है, उसको कीजिए, और फिर अब आपको एक बार अनम्यूट करके आपसे आपके प्रश्न लेंगे। तो एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न हो आपने पूछे, मधु जी से प्रश्न है आपके कोई तो? बहुत अच्छा मौका मिला आपको इससे बातचीत करने का। कोई भी प्रश्न हो तो हैंड रेज कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक हैंड, वर्चुअल हैंड रेज कीजिए, मोर में जाइए, उसमें आपको हैंड रेज ऑप्शन होगा। बताया आपके कोऑर्डिनेटर से बताया होगा हमने इनको। पूजा हैंड रेज है, पूजा का, पूजा अनम्यूट, पूजा ऐश्वर्या, हाँ पूजा जी बोलिए। अनिल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मधु जी ने एक बात, मधु जी ने जो अभी एक बात बताई, ये विजय कुमार जी बोल रहे हैं, विजय कुमार जी बोल रहे हैं, विजय कुमार सिंह बिहार। बिहार। तो मधु जी ने जो एक चीज बताई कि जो इन्होंने मित्र ज्योति के लिए इतना संघर्ष किया, और शुरू में ऑडियो और ये कैसेट वगैरह इन्होंने तैयार किया, अभी कंप्यूटर योजना इनकी चल रही है, कितने व्यक्तियों को इन्होंने काम पे लगाया ट्रेनिंग दे करके, और अभी इन्होंने कहा कि मुझ कुछ लड़कियां हैं जो कॉलेज गोइंग हैं और उनको मैं रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके कंप्यूटर और ये हॉस्टल के रूप में जो चला रहे हैं, इसके अतिरिक्त कोई और इनके यहाँ नया डेवलपमेंट कोई कार्य है? अगर है तो किस प्रकार है, मुझे बताएं, ताकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग एक सीखने के लिए भी यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे से सीखेंगे, सिखाएंगे, जानकारी लेंगे, तभी हमारी सोच भी बढ़ेगी, हमारा विचार में कुछ परिवर्तन भी आएगा, हमारे थिंकिंग पावर में भी कुछ वृद्धि होगी। धन्यवाद। ओके मधु जी। हाँ जी, नहीं आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सभी के लिए कि भाई ये सब चीजें तो चल रही हैं, लेकिन आपकी सोच क्या है, क्या है जो कि, तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि मैं शुरू से ही कहती आ रही हूँ कि एक व्यक्ति सभी कुछ नहीं कर पाता है। तो मेरा जो विचार रहता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो विचार रहता है कि हम खाली अपने ऑर्गेनाइजेशन पे ही डिपेंड नहीं है, ये चीजें हम लोग करते हैं, लेकिन हमारा नेटवर्क जो है वो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सभी जगह पर है। और हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई एक्टिविटी या कोई चीज अगर मित्र ज्योति नहीं दे पाता है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम उनको गाइड करते हैं कि मित्र ज्योति नहीं तो आप इस संस्था में ऐसे यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर आपको आपकी आवश्यकता अनुसार ट्रेनिंग या जो भी करना चाहते हैं
आपको जरूर मिलेगी। इसके अलावा मतलब ये नेटवर्किंग का काम हम लोगों का काफी चलता है, और सभी नॉट ओनली दृष्टिहीन, जो सभी विकलांग वर्ग है, हम लोग उन सबसे काफी लोगों से जुड़े हुए हैं। अगर वो लोग भी आकर पूछते हैं। इसके अलावा हम लोग आजकल का जो ट्रेंड है कि खाली हम दृष्टिहीनों से ही नहीं जुड़े रह सकते, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि वी हैव टू ब्रिंग देम इन द इंक्लूसिवनेस, कि भी सभी के साथ मिलकर हमको काम चलना है। तो हम लोग बहुत सारी जो कंपनियां बेंगलोर में काम कर रही हैं, बहुत सारे जो स्वयंसेवी लोग हैं जिन्हें दृष्टिहीनों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, हम लोग उनको जाकर अपने कुछ ऑडियो मटेरियल या अपने कुछ लेक्चर्स वगैरह जगह जगह पर करते रहते हैं, जिससे कि वो लोग हम लोगों से जुड़ सके। लोगों से जुड़ने का भी एक मित्र ज्योति का जरिया है कि अवेयरनेस हम लोग क्रिएट करते रहते हैं सभी जगह पे। अच्छा, और कोई प्रश्न? ओके, नहीं, बहुत सुंदर अनिल भाई, बहुत अच्छी बात ने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इनकी उम्र और थैंक यू विजय, शुक्रिया विजय जी, शुक्रिया। और अगला प्रश्न, हैंड रेज। पूजा जी, वो एक ही है, वो आई थिंक एक ही आईडी से दोनों ज्वाइन किया था विजय जी। और कोई प्रश्न? हाथ उठाना इतनी बुरी बात भी नहीं होती कभी कभी। उठाइए, हाथ उठाइए। जी हाँ, मेरा एक प्रश्न है मधु। हाँ जी। इतना लंबा जर्नी, 35 years, 40 years, whatever you want to call it, अगर आपको पूछा जाए एक चीज जो आप दूसरी तरह से करेंगे अपनी संस्था के ग्रोथ के लिए, जो शायद नहीं कर पाए, एक दुख, एक रिग्रेट, एक सपना जो रह गया, वो क्या होगा? सी, अगर तुम मुझे सच्ची सच्ची पूछो ना, सपना क्या रह गया ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं छोटे छोटे गोल्स में बिलीव करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ मतलब बहुत सारे प्लान बना लिए और उनको कर नहीं पाई। अगर मुझे लगता है आज की मुझे ये करना चाहिए, तो एवरीडे मेरा एक नया दिन होता है, और मैं एवरीडे सोचती हूँ कि आज मुझे क्या करना है। तो मैं बहुत बड़े बड़े प्लान नहीं बनाती कभी भी। भाई बनाने पड़ते हैं, वो दैट इज डिफरेंट इशू, लेकिन अगर मेरी सोच पूछोगे तो हमें अकॉर्डिंग टू द जो एक संसार चल रहा है, जो अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे कि अभी ये पेंडेमिक में सडनली क्या आ गया, किसी को कुछ पता नहीं था। तो मैं प्लान बनाने में इतना विश्वास करती नहीं हूँ कि जो हो रहा है उसको होने दो और उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाने दो। आई डोंट नो मैंने आंसर किया कि नहीं आपकी। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो अगर और कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करें, वरना हम अगले स्पीकर की तरफ जाएं। आप मुझसे जुड़ सकते हैं कभी भी, ये ईमेल भेज के या फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर होगा उसमें हमारी वेबसाइट पर। तो कभी फ्यूचर में भी कोई प्रश्न आए तो यू आर मोस्ट वेलकम, कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद मधु जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपने मेरे को बड़े पुराने समय में लेके गई साथ अपने वापस। बड़ा भावनात्मक आपका संभाषण था, और कई चीजें याद आई उस समय की जो आज बहुत बहुत बदल चुकी हैं। पर हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है किसी भी लीडर के लिए। ये बहुत आवश्यक है, अपनी जड़ों को कभी मत भूलिएगा। जो रास्ता आपने आया है उस रास्ते को कभी मत भूलिएगा, पता नहीं कब उस रास्ते की आवश्यकता पड़ जाए, ये बहुत जरूरी है।